क्लासिकल मैकेनिक्स का 211 सोल्व करते हैं। तो अ पार्टिकल मास एम दे रखा है, स्लाइड कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी एंड विदाउट फ्रिक्शन ऑन अ वायर शेप इनटू द पैराबोला एज शोन इन फिगर। वी चूज, हम अपन को चूज करना है कि x2 है जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और ये तो पैराबोला शेप दे रखी है, इसकी इक्वेशन मुझे दे रखी है यूजिंग द मेथड ऑफ द हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स। हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स से हैमिल्टोनियन निकालना है और राइट डाउन करना है इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी, हैमिल्टोनियन की, और लीव करो इक्वेशन फॉर एस डॉट और पी डॉट के लिए, लीव इट द एज इक्वेशन। तो अपन जानते हैं कि भाई अपन को इक्वेशन दे रखी है, तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन अपन जानते हैं एच इक्वल टू क्या होता है, समीशन पी के क्यू डॉट माइनस एल होता है। तो अब मेरे को एल चाहिए, तो भाई काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। मेरे को इक्वेशन मोशन दे रखी है x²/2, तो अब ये 2 डायमेंशन में है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम एच डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, x²/2, तो वाई डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x/2 dx/dt, तो मतलब x डॉट। तो वाई डॉट को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x डॉट, तो यहाँ से एक्स डॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 + x², काइनेटिक एनर्जी बन गया। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgy, तो mgy पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो mg x²/2। ठीक है, अब लाग्रांज क्या हो गया, T-V, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो इस प्रकार से मैंने लाग्रांज लिख दिया। अब मुझे पता है कि हैमिल्टोनियन क्या होता है, क्यू पी टी का फंक्शन होता है, मतलब क्यू पी टी का फंक्शन होता है, मतलब लाग्रांज हैमिल्टोनियन के अंदर क्यू डॉट नहीं आता है, नहीं आता ना। तो भाई मेरे को यहाँ से पी निकालना पड़ेगा इस लाग्रांज से, तो पी इक्वल टू del/del x डॉट इक्वल टू m 1 + x², मतलब x डॉट की वैल्यू p/m 1+, मतलब यहाँ पर इस यदि मैं इक्वेशन मोशन में लिख रहा हूँ तो इस लाग्रांज में x डॉट की जगह मुझे ये वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, x डॉट को रिमूव करना पड़ेगा p की टर्म्स में। क्यों, क्योंकि मेरा जो हैमिल्टोनियन होता है वो क्यू पी टी का फंक्शन होता है, तो यहाँ पर भी x डॉट है उसको रिप्लेस करा जाता है p से बाय द लाग्रांज इक्वेशन। तो लाग्रांज इक्वेशन से मैं p बराबर del/del x डॉट निकाला, m 1 + x² x डॉट निकाला, तो x डॉट की वैल्यू कितनी आई, p/m 1 + x²। तो यहाँ पर जब मैं h इक्वल टू पी एक्स डॉट माइनस एल कर रहा था, पी एक्स डॉट की वैल्यू ये लिख दी माइनस हाफ एम स्क्वायर, यहाँ पर एक्स डॉट जो स्क्वायर हो रहा था उसकी जगह मैंने p/1 1 + x² का स्क्वायर करा माइनस एम स्क्वायर। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करी, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद p²/2m 1 + x² प्लस mg x²/2 आ गया। तो मेरा जो हैमिल्टोनियन था एक्स पी टी का फंक्शन आ गया। अब हैमिल्टोनियन तो लिख दी, अब मेरे को हैमिल्टोनियन इक्वेशंस लिखनी है। हैमिल्टोनियन इक्वेशंस क्या होती है, देखो मैं इसका सीधे सा तरीका बताता हूँ आपका याद करने का। यह आपको इक्वेशन पता, आपको ये तो पता होगा कि p इक्वल टू क्या होता है, del/del x डॉट होता है, और क्यू डॉट इक्वल टू क्या होता है, del/, तो आपको पता है कि जो लाग्रांज की इक्वेशन होती है del/del p इक्वल टू क्या होता है, क्यू डॉट, और del/del q इक्वल टू क्या होता है, पी डॉट। ये दो इक्वेशन आती है, तो ये इक्वेशन आपको पता है। जब मुझे del/del q चाहिए तो ये तो वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, और माइनस में del/del q मेरे पास क्या आता, पी डॉट, तो माइनस पी डॉट, मतलब ये इक्वेशन हैमिल्टोनियन की आ गई del/del q इक्वल टू माइनस पी डॉट। बात समझ में नहीं आई। इस प्रकार मुझे जब del/del p चाहिए होगा, del/del p चाहिए होगा, तो ये वाला पार्ट 1 बचेगा और यहाँ पर q डॉट बचेगा, क्योंकि p के q डॉट, तो 1, p और माइनस l का वैल्यू 0, क्योंकि l तो ओनली q डॉट और t का फंक्शन होता है, p तो इसमें आता ही नहीं, इसलिए 0 हो जाएगा। तो मैं इससे ही निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास del/del p इक्वल टू कितना बच गया, q डॉट, और del/del q इक्वल टू कितना बच गया दोस्त, माइनस पी डॉट। तो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी हैमिल्टोनियन की, तो उसी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या होती है, क्यू डॉट इक्वल टू del/del p, तो एच डॉट इक्वल टू मेरे पास ये एक, तो ये हैमिल्टोनियन इक्वेशन मोशन आ गई, और दूसरी क्या होती है, पी डॉट इक्वल टू माइनस del/del x डॉट del x, तो पी डॉट इक्वल टू माइनस del/del x, और यहाँ से del h ये हो जाएगा, इसका मैं x का करूँगा, तो मेरे पास हैमिल्टोनियन ये था, तो x का फंक्शन है, तो 1/1 + x², तो माइनस 1/1 + x² प्लस, और इसका 2x का 2x माइनस mg 2x x डॉट, तो यहाँ से वह mg 2x आएगा, तो 2 से 2 नीचे कट जाएगा,
तो इस पर अब मेरे पास पी डॉट की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर एक्स अपॉन एम 1 + एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स। तो इस प्रकार हैमिल्टोनियन इक्वेशन आ जाएगी। तो इसी आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेट ऑफ द हैमिल्टोनियन इक्वेशन कर रहा था फॉर पार्टिकल ऑफ मास एम सब्जेक्ट टू द कंजर्वेटिव सेंटर फोर्स विद पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग द जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अपन को कोऑर्डिनेट आर और थीटा का। तो भाई काइनेटिक एनर्जी निकाल ले, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तेरे पास आ गई, तो एल बराबर टी माइनस वी है। ठीक है, तेरे पास लाग्रांज आ गया। हैमिल्टोनियन तो जानता है, समीशन पी के क्यू के माइनस एल। तो अब जो आर और के में आर और फाइव में निकालना, मतलब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना है ना। तो वहाँ पर जब तू पी एक्स डॉट प्लस पी वाई डॉट करता था, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा, आर डॉट प्लस पी फाइव डॉट आ जाएगा माइनस एल आ जाएगा। उसी प्रकार पी आर की वैल्यू क्या होगी, डेल अपॉन डेल आर डॉट, क्योंकि पी की वैल्यू यहाँ पर क्यू डॉट करता था, डेल अपॉन डेल आर डॉट इजिकल टू एम आर डॉट आएगी। आर डॉट की वैल्यू आएगी पी वाई। वही कॉन्सेप्ट रखना है, लाग्रांज निकालो। लाग्रांज निकालने के बाद तुम्हें लाग्रांज निकालने के बाद लाग्रांज में जो आर डॉट आएगा एक्स डॉट आएगा उसको रिप्लेस करना मोमेंटम की टर्म्स में हैमिल्टोनियन इक्वेशन लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या होती है, क्यू पी टी का फंक्शन होता है, जबकि लाग्रांज क्या होता है, क्यू क्यू डॉट टी का फंक्शन होता है। लाग्रांज में क्यू क्यू डॉट चल जाएगा, बट हैमिल्टोनियन में क्यू डॉट नहीं चलेगा। क्यू डॉट को रिमूव करना पड़ेगा हैमिल्टोनियन इक्वेशन निकालने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन मोशन लगाई। तो आर डॉट की वैल्यू निकाली। आर डॉट की वैल्यू मेरे को यहाँ पुट करनी है, जिस प्रकार से मैं एल में निकाल रहा था। इस प्रकार से पी फाइव की वैल्यू निकाल सकता हूँ, डेल अपॉन डेल फाइव डॉट एम आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फाइव डॉट आ रहा था। तो आर डॉट और फाइव डॉट दोनों को रिप्लेस करना है, करना नहीं करना। तो यहाँ से पी आर डॉट की वैल्यू रख दी, तो पी आर अपॉन एम, तो पी आर स्क्वायर बाई एम हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर फाइव डॉट की वैल्यू रख दी, तो पी फाइव स्क्वायर बाई एम स्क्वायर हो गया, माइनस एम हाफ एम। आर डॉट की वैल्यू यहाँ पर रखी, तो पी आर स्क्वायर बाई एम माइनस एम आर स्क्वायर। फाइव डॉट की वैल्यू रखी, तो पी फाइव अपॉन एम आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस यू ऑफ आर। ये मेरा हैमिल्टोनियन मान गया। किसका फंक्शन है भाई, क्यू और पी टी का फंक्शन है, मतलब आर फाइव और पी फाइव का फंक्शन है। इस प्रकार से मेरा हैमिल्टोनियन बन गया। हैमिल्टोनियन इक्वेशन मोशन निकाल सकता है तू। तो क्या होती है, आर डॉट इज इक्वल टू फॉर आर के लिए तो डेल एच अपॉन डेल पी आर। ठीक है, तो पी आर बाई एम हो गया। इसके लिए पी आर डॉट क्या हो जाएगा, माइनस डेल एच अपॉन डेल आर इक्वल टू पी फाइव स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। यदि क्यू के लिए निकालना है तो आर की जगह फाइव रख दे, फाइव एंगल। तो फाइव डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एच अपॉन डेल पी फाइव इक्वल टू पी फाइव स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। पी फाइव डॉट क्या आ जाएगा, माइनस डेल एच अपॉन डेल फाइव इक्वल टू 0। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हो गया दोस्त। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, एक हैमिल्टोनियन यदि कह दिया हुआ है इंडिपेंडेंट है क्यू का, मतलब ये बहुत शानदार क्वेश्चन है फेज स्पेस का। इंडिपेंडेंट है किसका, क्यू का। तो सो दैट करो कि पी रिमेन कांस्टेंट रहेगा एंड दैट इंक्रीज करेगा क्यू लीनियरली विद टाइम के साथ। तो भाई जब एच इज इंडिपेंडेंट हो पी पर, तो डेल एच अपॉन डेल क्यू 0 होगा नहीं होगा, डेल एच अपॉन डेल क्यू का वैल्यू 0 होगा। और डेल एच अपॉन डेल क्यू ही मेरा क्या होता है मेरे दोस्त, पी डॉट होता है नहीं होता। डेल एच अपॉन डेल क्यू ही मेरा माइनस पी डॉट होता है नहीं होता। तो यहाँ पर जब माइनस पी डॉट की वैल्यू ही 0 आएगी, तो पी डॉट की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब पी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब मोमेंटम मेरा कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, मोमेंटम मेरा कांस्टेंट है। अब मेरे को क्या बोला गया था कि भाई पी पर डिपेंडेंसी के बारे में इसने, और बोला कि पी हमेशा पी सो देट कि पी कांस्टेंट होता है। मैंने प्रूव कर दिया पी कांस्टेंट होता है। पहला पार्ट खत्म। मैंने हैमिल्टोनियन इक्वेशन लगा के ये प्रूव करवा दिया कि मेरा जो पी होता है मेरे दोस्त वो 0 कांस्टेंट होता है, क्योंकि डेल एच अपॉन डेल क्यू 0 हुआ, तो पी डॉट इज इक्वल टू 0 हुआ, तो मतलब पी कांस्टेंट हो गया। ये चीज़ मेरा काम खत्म हो गया। अब बचा हुआ है कि दैट क्यू इज इंक्रीज होता है लीनियरली विद टाइम के साथ। क्यू इंक्रीज होता है विद लीनियरली टाइम के साथ। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि डेल एच अपॉन डेल क्यू, अब क्यू डॉट निकालता हूँ भाई, क्यू का क्या लफड़ा है। अब मेरे को भाई हैमिल्टोनियन का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है ये तो मुझे पता नहीं है। हैमिल्टोनियन का क्यू के साथ रिलेशन पता था, क्यों कौन इंडिपेंडेंट था तो 0 हो गया। अब मेरे को पता नहीं क्या होगा, तो फंक्शन ऑफ पी मान लेता हूँ, कुछ भी हो जाए। तो भाई ये जब क्यू डॉट इज इक्वल टू कुछ भी फंक्शन ऑफ पी होगा, तो मतलब क्यू इज इक्वल टू टाइम का फंक्शन होगा प्लस सी, होगा नहीं होगा। तो मतलब ये इक्वेशन बनेगी एफ ऑफ टी सम फंक्शन ऑफ पी ओनली, तो पी इज इक्वल टू पी नोट हुआ, तो क्यू डॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ पी नोट हुआ इज कॉन्स्टेंट।
दैट मीन्स क्यू ऑफ टी वैल्यू हो सकता है क्यू ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ पी नोट टी। मतलब ये जो क्यू है वो टाइम के साथ डिफाइन करा, टाइम बढ़ेगा तो टाइम हमेशा बढ़ता है तो क्यू हमेशा बढ़ेगा, तो लीनियरली बढ़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है एक प्रकार से, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। बन रही नहीं बन रही? तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो भाई मेरे को सो देट करना पी डिमांड कॉन्स्टेंट, ये चीज़ प्रूव कर ली। फिर प्रूव करना था क्यू इज इंक्रीज होता है लीनियरली टाइम के साथ, ये चीज़ प्रूव कर ली। तो दो चीज़ें प्रूव कर ली जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब तीसरी चीज़ क्या पूछे, स्केच करो द फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम बनाने इन तीनों के, फॉर अ सफिशिएंट लार्ज रीजन फॉर द फेज स्पेस टू शो द जनरल फीचर ऑफ द मोशन। तो फेज डायग्राम बनाना है मेरे दोस्त। तो फेज डायग्राम क्या होता है, पी और क्यू के बीच में बनता है, पी और क्यू के बीच में बनता है फेज डायग्राम, याद रखना। फेज स्पेस क्या होता है, पी इज अ कांस्टेंट था तो से एवरी टेट। तो भाई पी यदि कांस्टेंट है, पी एक मानना कि दो है, मतलब मोमेंटम की वैल्यू 2 है, 2 मीटर, मोमेंटम की वैल्यू क्या है दोस्त, 2 है, तो केजी मीटर पर सेकेंड है 2। तो भाई कांस्टेंट होगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी नहीं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि भाई वाई एक्सिस पर मोमेंटम होता है और एक्स एक्सिस पर पोजीशन होता है। तो P इज द कांस्टेंट, तो से एवरी ट्रेजेक्टरी इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कौन सी भी ट्रेजेक्टरी लगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी नहीं बनेगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो द डायरेक्शन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन इज गिवन बाय द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्यू डॉट। क्यू डॉट पर डिपेंड करेगा, जो मेरा एफ ओ पी क्या आ रहा था, एफ ओ पी नोट क्या आ रहा था, ठीक है। अब मेरा पास जब एच क्यू पी इजक्वल टू पी आ रहा था, तो क्यू डॉट इजक्वल टू कितना आया, डेल एच अपॉन डेल पी करा तो पी 1 आ गया। मतलब इससे मैं निकाल सकता हूं कि मेरा जो Q होगा वो इक्वल टू 1T प्लस सी होगा। तो भाई ये जो T है वो टाइम के साथ चेंज करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो भाई जो Q है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, और मोमेंटम जो था वो टाइम के साथ कांस्टेंट था। तो जब मोमेंटम टाइम के साथ कांस्टेंट था और Q टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो भाई ये ऐसी ट्रेजेक्टरी बनाएगा नहीं बनाएगा? Q तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये देख चेंज हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़िया टाइम के साथ कांस्टेंट हो रहा है पी। तो ये ट्रेजेक्टरी बने नहीं बने फेजिस पे, ये समझ में आई नहीं आई। अब इसी प्रकार जब एच ऑफ क्यू पी दूसरी ट्रेजेक्टरी से तेरे को दे रखा है हाफ पी स्क्वायर, तो उसका जो क्यू डॉट निकालेगा, क्यू डॉट क्या होगा, डेल एच अपॉन डेल पी। इसका क्यू डॉट क्या होगा, पी होगा नहीं होगा, होगा, डेल एच अपॉन डेल पी निकालेगा तो ये डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी निकालेगा तो हाफ और 2p, तो इज इक्वल टू पी हुआ नहीं हुआ, तो क्यू डॉट की वैल्यू पी आएगी, मतलब क्यू ऑफ टी की वैल्यू पी टी प्लस क्यू नोट आई। अब सुन मेरी बात, फेज स्पेस हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी अगेन, क्यों, क्योंकि क्यू वापस टी के साथ बढ़ रहा था और पी तो कांस्टेंट था। फॉर पी ग्रेटर देन 0 के लिए एरो पॉइंट करेगा राइट फॉर द राइट, और फॉर पी लेस देन 0 के लिए पॉइंट करेगा लेफ्ट। तो फॉर पी बराबर 0 पार्टिकल स्टैंड स्टिल रहेगा, तो मतलब वही सेम टू सेम ट्रेजेक्टरी बनेगी जो इसमें बननी चाहिए थी। नहीं समझ में आया? क्योंकि देख क्यू डॉट बना पी और पी तो कांस्टेंट है, इस प्रकार क्यू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब टाइम के साथ। इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी, नहीं बनेगी, ठीक है। अब एच ऑफ क्यू डॉट क्या हुआ, साइन ए पी, तो इसका क्यू डॉट क्या हुआ, ए कोस ए पी। तो देख पी कांस्टेंट था तो ए पी भी कांस्टेंट हुआ, तो साइन ए पी भी जिसका जो निकला कोस ए पी भी कांस्टेंट हुआ, तो क्यू डॉट भी कांस्टेंट हुआ, तो मतलब क्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ नहीं हुआ विद टाइम के साथ, मतलब कांस्टेंट प्लस फिर टाइम आया, प्लस टाइम के साथ इंक्रीज तो करेगा नहीं हमेशा, ठीक है, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, वो तो पता है अपन को। पी डॉट 0 नहीं आया है, पी डॉट 0 था जब मैंने पी को कांस्टेंट कर दिया था, बट यहाँ पर क्यू डॉट कोई कांस्टेंट आ रहा है जब जाकर क्यू सी टी प्लस हुआ था, मतलब टाइम के साथ इक्वेशन बनेगी, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा फिक्स है, ये जो क्यू है वो टाइम के साथ हमेशा बढ़ेगा, ये पता है, और पी हमेशा कांस्टेंट है, तो पता है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, पर इसका मैग्नीट्यूड कौन सा होगा ऊपर नीचे मुझे पता नहीं है, वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कोस ए पी आ रहा था, तो इस प्रकार से ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन का तरह बिहेव करना चाहिए और करेगा। तो इस प्रकार से अब मेरे पास कोस ए पी आ गया, तो कोस ए पी हाईएस्ट कब होता है, कोस जो ए पी होता है वो 0 कब होता है, ए पी इज इक्वल टू जब 2n + 1 π/2 हो, समझ रहा है? तो एरो पॉइंट करेगा तो ये वैल्यू लिख दे, और वी हैव द फेज इक्विलिब्रियम में,
चौथा क्वेश्चन क्या बोला, लाग्रांज दे रखा है तुझे मेरे दोस्त, ऑफ फॉर अ सिस्टम विद 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम डिस्क्राइब करो यूजिंग द जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू इज गिवन बाय। तो एल की वैल्यू तेरे पास गिवन है, फाइंड द पाथ इन द हैमिल्टोनियन फेज स्पेस करेस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ द अबाउ सिस्टम। एच इज इक्वल टू पी क्यू डॉट माइनस एल आया, पी क्यू डॉट तेने लिख दिया, माइनस एल तेरे पास जो था वो तेने ठोक दिया यहाँ पर, क्यू डॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू की पावर 4/9। यहाँ से पी निकाला तेने पास, क्या हुआ, डेल अपॉन डेल क्यू डॉट, क्यू डॉट बाई 4, क्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट बाई 2 आएगा, क्यू डॉट की वैल्यू आएगी 2p। एच की वैल्यू आ गई तेरे पास 2p स्क्वायर, एच इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से पी क्यू डॉट की वैल्यू तेने 2p यहाँ पर ठोकी तो 2p स्क्वायर हो गया, माइनस क्यू डॉट की वैल्यू यहाँ पर भी ठोकी थे ना तो 2p होल स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर बाय 4 प्लस क्यू की पावर 4/4। तो एच की वैल्यू तेरे पास निकली भाई p स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 4/9। पी डॉट की वैल्यू पे तेरे पास होती है माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू, तो -4 क्यू की पावर क्यूब -9, तो यहाँ से क्यू डॉट की वैल्यू है डेल एच अपॉन डेल पी इक्वल टू 2p। देखो हैमिल्टोनियन चाहिए था मेरे दोस्त क्यू पी टी की टर्म्स में, तो सब चीज़ें निकाल कर तेने क्यू डॉट की वैल्यू निकाली, पी डॉट की वैल्यू निकाली, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू की पावर 4/9 आ गया। अब तेरा काम हो गया भाई हैमिल्टोनियन का, बट भाई हैमिल्टोनियन फेज स्पेस करेस्पॉन्डिंग टू द मोशन ऑफ द अबाउ सिस्टम। फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हैमिल्टोनियन एनर्जी है एक प्रकार से, तो इसको एनर्जी लिख दिया तो मोमेंटम निकल गया, क्योंकि तेरे को डायग्राम बनाना है मोमेंटम और क्यू के बीच में। क्यू मैक्सिमम होगा इक्वल टू 9e पर, क्यू मैक्सिमम की पावर 4 जो होगी वो 9e हो सकती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भाई तो जो मोमेंटम इक्वल टू ये कर रहा है तो इसकी वैल्यू 0 हो, तो इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब 9e की पावर 4 हो। तो क्यू मैक्सिमम हो गया भाई 9e। अब मैक्सिमम करने के लिए क्या कर दे भाई मेरे साथ, डेल पी जो था डेल क्यू इक्वल टू 0 कर दे फॉर मैक्सिमम के लिए, सीधी सी बात। यहाँ बात समझ में आ रही नहीं आ रही तुझे, यहाँ तक क्लियरिटी आ रही नहीं है कि मतलब ये चीज़ करनी है बस अपन को। तो क्यू मैक्सिमम जो हो गया 9e की पावर 1/4, ठीक है। हैमिल्टन इक्वेशन एंड सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी इक्वेशन जो होता है, देख इसको ऐसा करा है कि देख P है और ये Q है, यहाँ पर क्या हुआ है देख P की वैल्यू जब 0 करी है, जब Q की वैल्यू आई है 9e/1/4 आएगी, फिर 9e/1/4 और उसमें Q की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। हैमिल्टोनियन इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, Q डॉट इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी होता है इक्वल टू 2p होता है, और P डॉट इक्वल टू माइनस क्या होता है, डेल एच अपॉन डेल क्यू होता है इक्वल टू 4/9 क्यू क्यूब होता है। तो Q डबल डॉट इक्वल टू P डॉट इक्वल टू -8/3, तो ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इम्प्लाइड करेगी टाइम डिपेंडेंस पर ऑल्सो, तो अपन जानते हैं Q डॉट इक्वल टू 2p होता है, तो ये इक्वेशन अपन जानते ही सनी है। तो यहाँ से Q डॉट इक्वल टू ये आ रहा था नहीं आ रहा था, ये चीज़ समझ में आई नहीं, क्योंकि Q डॉट इक्वल टू 2p होता है, P की वैल्यू तेरे पास ये है, हाँ, तो P की वैल्यू यहाँ से निकाल लेगा। अब तेरे को टाइम चाहिए तो dq अपॉन dt होता है, हाँ, इक्वल टू समथिंग, ये मानना कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो मेरे को टाइम चाहिए तो इसका उधर चल गया और dq/c बन गया, तो ये c का नीचे चल गया मामला पूरा का पूरा और यहाँ पर टाइम निकल गया तेरे पास, ठीक है। तो क्या इस तरह ये है 11 2 खत्म हो गया, 12 देख ले। सो दैट द जैकोबियन आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहा है, तो प्रोविजन ब्रैकेट साइन स्टैंड कर रहा है फॉर द कम्यूटेटर ऑफ 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, और सो ऑल्सो द फॉर द सेम रिप्रेजेंट ऑफ द पोइजन ब्रैकेट दैट द a, b, ये सिस्टम लेके चलना है। तो ये अपन फॉर्मूला जानते ही हैं, a, b, b, c का क्या होता है, a, b, c प्लस b, a, c, और a, b का क्या होता है, a, b, c। अब मैं इसको डायरेक्ट करूं, एक तो a, b, c माइनस b, c, a, अब a, b, c माइनस b, c, a,
इसको मैं कर सकता हूँ ए बी सी माइनस बी सी ए, मतलब कोष्टक को चेंज कर सकता हूँ, इधर का इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। एड एंड सेपरेट कर दिया बी ए सी टू गेट द डिजायर्ड स्प्लिट। तो भाई बी ए सी को मैंने जोड़ भी दिया घटा भी दिया, देख ले बी ए सी को मैंने जोड़ भी दिया घटा भी दिया। फैक्टर करना था फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू और लास्ट टू टर्म्स का। तो यहाँ से सी कॉमन ले लिया, ए बी माइनस बी ए कर दिया, प्लस लास्ट टू टर्म्स में मैंने बी कॉमन ले लिया तो ए सी माइनस सी ए कर दिया। तो ए कॉमा बी बी सी का जो हुआ दोस्तों वो क्या हुआ, ए बी का कम्यूटेटर सी बार आ गया प्लस बी ए सी का कम्यूटेटर। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ हो गया। जैकोबी आइडेंटिटी अपन जानते हैं कि ए बी, देखो ए फिर बी सी के साथ कम्यूटेटर इज प्लस फिर बी सी ए के साथ कम्यूटेटर प्लस सी ए बी के साथ कम्यूटेटर का कम्यूटेटर इज इक्वल टू जीरो होता है। राइट इज द कम्यूटेटर बाय डेफिनेशन एंड एक्सपेंड। फर्स्ट नोट करना है कि ए कोमा बी सी के साथ जो कम्यूटेटर जो होता है वो क्या होता है, इसको मैं एक्सपेंड करूँ ए बी सी माइनस बी सी का कम्यूटेटर और ए बी सी का कम्यूटेटर को मैं लिख सकता हूँ बी सी माइनस सी ए और इसका भी लिख सकता हूँ बी सी माइनस सी ए सी बी। तो बी सी माइनस सी बी और बी सी माइनस सी बी, यहाँ पर सी बी आए, ठीक है। अब मैं इसको जब खोलता हूँ तो मेरे पास क्या बन गया इस प्रकार से, ए बी को ए बी सी बी सी ए और सी बी ए। तो इस प्रकार से मेरा इक्वेशन वन इसको मान लिया। दूसरा कम्यूटेटर को मैंने खोला बी सी, देखिए साइक्लिक कोऑर्डिनेट था ए बी सी फिर बी सी ए फिर सी ए बी, देख इस प्रकार से साइक्लिक कोऑर्डिनेट में कैसे इसको भी खोल सकता हूँ। इस प्रकार से ये बन जाता है, इस प्रकार से इस वाले थर्ड वाले कम्यूटेटर को भी खोल सकता हूँ इस प्रकार से। अब इन तीनों को ऐड करने पर जीरो आना चाहिए, तो मैं इसको ऐड करूँगा तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। देखना इक्वेशन वन होती है सब एक दूसरे से कट जाएंगे। जैसे माइनस बी सी ए जो है वो प्लस बी सी ए से कट जाएगा, माइनस बी ए सी जो होता है प्लस बी ए सी से कट जाएगा, माइनस ए बी सी ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे। इस प्रकार से जीरो बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट करना है पॉइजन ब्रैकेट को एक्स आई एल जे और पी आई पी एल जे को एंड एल आई एल स्क्वायर, ठीक है। यूजिंग करना है कैनोनिकल पॉइजन ब्रैकेट को। अपन जानते हैं कैनोनिकल पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, एक्स आई ए जे का कम्यूटेटर क्या होता है जीरो होता है, एक्स आई एक्स जे का पोजीशन आ गया तो जीरो का, मोमेंटम आ गया चाहे वो पी आई मतलब चाहे वो पी एक्स पी वाई क्यों नहीं हो या पी एक्स ही क्यों ना हो या पी एक्स पी जेड भी क्यों ना हो वो जीरो होगा। बट जब एक्स आई पी जे आया तो वो कन्वर्ट होता है डेल आई जे। अब तुम जानते हो, तुम कंप्यूटर आओगे भाई एक्स कोमा पी तो हम निकालते थे, पी एक्स निकालते तो आयोटा एच कट बनता था। डेल आई जे कहाँ से आ गया तेरे पास, यदि डेल आई जे मतलब कहाँ से आ गया ये दिमाग तेरे, मतलब डेल आई जे में क्या होता है यदि सेम आ गया तो वन आएगा, यदि डिफरेंट आ गया तो जीरो होगा। जब तू ये करेगा जब तो जीरो होगा, क्योंकि देख वहाँ पर होता था कम्यूटेटर में एक्स आई पी जे इज इक्वल टू आयोटा एच कट डेल आई जे। तो भाई ये कम्यूटेटर और पॉइजन दोनों में क्या होता है, ये जो दो ये तेरा माना है कि कम्यूटेटर है ए बी इज इक्वल टू आयोटा एच कट और ये पॉइजन। तो देख इन दोनों में आयोटा एच कट का डिफरेंस होता है, बस ये याद रखना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, एल आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के एक्स जे और पी के होता है, और एल जे क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर आई जे के एक्स जे तो यहाँ पर दूसरा आई तो यहाँ पर आ गया एक्स जे और इसके परपेंडिकुलर कौन सा के। अब जे की बात करें तो जे के एल से स्टार्ट कर देना, क्योंकि तू ये मत करना जे के आई कर दे, क्योंकि उसमें कुछ समय तेरे को दिक्कत आ जाएगी। तो जे के एल से कर देना एक्स के और पी एल कर देना, ठीक है। एक्स आई एल जे हुआ तो एक्स आई एल जे क्या हुआ तो लेविस बेटा जे के एल लेविस बेटा जे के एल बाहर निकल जाएगा, एक्स आई एक्स के पी एल हो, एक्स आई एक्स के पी एल हुआ, एक्स के का अब यहाँ पर वही ए बी बी सी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए का बी के साथ होगा सी बाहर निकल जाएगा, ए का सी के साथ होगा, ए का सी के साथ होगा, बी बाहर निकल जाएगा। तो जब ए का देख बी के साथ हुआ ये वाला बाहर निकल गया, अब ए का सी के साथ हुआ ये वाला बाहर निकल गया। अब पोजीशन आ गया तो भाई इसका जीरो होता है, बट इसका क्या हो जाएगा कोनिकल डेल्टा आई एल बन जाएगा। ये बताया तुझे फॉर्मूला यहाँ पर।
यहाँ पर आई के भी हो सकता है ना भाई, तो आई के लिख दे, जे के होगा तो जे के लिख दे, सीधी सी बात है। एक्स के तो भाई एप्सिलॉन जे के आई इज इक्वल टू एक्स के। अब तू जानता है कि जो लेवी सिवेटा होता है वो मेरा क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर होता है। तो जे जब दो कोई भी दो इंटीजर्स को चेंज करता है तो माइनस साइन आता है। तो देख सबसे पहले तू के आई को चेंज करेगा तो आई इधर जाएगा, के इधर जाएगा, माइनस आएगा, फिर उस आई इधर जाएगा, जे इधर आएगा तो वापस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो बार माइनस साइन आएगा तो इक्वल टू प्लस वन हो जाएगा। तो एक्स आई और एल जे तो का पॉइजन क्या होता है, एप्सिलॉन आई जे के एक्स के। ठीक है, अब मोमेंटम की बात करें, पी आई एल जे जो होगा, पी आई एल जे जो होता है कम्यूटेटर ऑफ पी आई एल जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन जे के एल कम्यूटेटर पी आई कोमा एक्स के पी एल। तो यहाँ पर आई जे एल जो होगा वो क्या होगा, पी आई का एक्स के साथ पी एल बाहर निकल जाएगा, इसी प्रकार एक्स के बाहर निकल जाएगा पी आई का पी एल के साथ, तो सेम हो रहा है तो ये जीरो होगा। मोमेंटम मोमेंटम या पोजीशन हो जीरो होगा। बट मोमेंटम यहाँ पर पहले क्या होता है, पोजीशन मोमेंटम जानता हूँ तो डेल आई के होता है, बट यहाँ पर पोजीशन मोमेंटम पोजीशन आ गया तो माइनस डेल आई के होगा। ठीक है, तो आई और के होगा तो यहाँ पर डेल आई के हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पर लेवी सिवेटा आई जे के, देख यहाँ पर क्या हुआ कि मैं यहाँ से इसको प्रूव कर सकता हूँ इज इक्वल टू के होगा जब जाकर ये वन होगा। तो यहाँ पर आई की के की वैल्यू आ रही है, वहाँ पर आई लिख सकता है तू। ठीक है, ओ पी एल। ठीक है, अब लेवी सिवेटा माइनस जे आई एल, तो भाई जे और आई को तू रिप्लेस करेगा तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पहले से नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, आई जे एल लिख सकता है और पी एल। इसको तू लेवी सिवेटा आई जे के पी के भी लिख सकता है, एल को तू रिप्लेस कर दे के से तो इसको आई जे के पी के भी लिख सकता है, कोई परेशानी नहीं है दोस्त। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब तीसरा चीज़ क्या आ रहा है कि एल आई एल स्क्वायर का मीटर वेयर, जहाँ पर एल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, एल एम होगा। ठीक है, तो भाई एल एम जो होता है दोस्तों, ये एल एम स्क्वायर ही बन गया एक प्रकार से, तो यहाँ पर टू एल एम और एल आई एल एम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तू जानता है एक फॉर्मूला जानते थे अपन, एक फंक्शन और एक ए और यहाँ पर यदि फंक्शन ऑफ बी जो भी हो, यदि फंक्शन ऑफ बी आ रहा तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ बी का उसी के रेस्पेक्ट में ए कोमा बी बन जाता है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ एल एम बन रहा है ना, एल एम स्क्वायर बन रहा है, सीधी सी बात है। तो फंक्शन ऑफ एल एम बन गया, तो फंक्शन ऑफ एल एम का एल एम के साथ ही डेरिवेटिव करूँगा तो टू एल एम आएगा, नहीं आएगा बाहर, और वही एल आई का एल एम के साथ रिलेशन आ गया। अरे वो नहीं करते थे क्या यार, एक्स कोमा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर टू पी करके एक्स कोमा पी करते थे और एक इसको टू पी आयोटा एच कट करते थे, वैसा ही तो है लपड़ा। एल आई एल एम का क्या होगा, आयोटा एप्सिलॉन आई एम एन और एल एन हो जाएगा। ठीक है, एल आई एल स्क्वायर जो होगा वो कहेगा टू एल एम एप्सिलॉन आई एम एल और एल एन हो जाएगा। एल आई एल स्क्वायर जो होगा दोस्तों टू आई एप्सिलॉन लेवी से बेटा आई एम एन और एल एन हो जाएगा। बट द एल एम एन इज सिमेट्रिक अंडर द इंटरचेंज एम को एन के साथ, तो वाइल जबकि आयोटा इज एंटी सिमेट्रिक सो द कॉन्ट्रैक्शन वेनिसेस, तो इस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एल एम एन एम यह सिमेट्रिक है अंडर द इंटरचेंज, एम को एन के साथ चेंज कर सकता है। बट लेवी सिमेट्रिक जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। क्या चलेगा, यदि एम और एन यदि सेम हुए तो ये चीज़ भाई साहब जीरो हो जाएगी, हो जा। इसलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल एक्स एल वाई और पी जे जो होता है दोस्त वो कांस्टेंट होता है मोशन। यूज करना है पॉइसन थ्योरम टू शो दैट की बोथ एल वेक्टर और पी वेक्टर आर कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो तेरे पास एल एक्स और एल वाई और एल जे कांस्टेंट ऑफ मोशन है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। देख एक रिलेशन होता है इनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, देख तू ये जानता होगा कि डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू आयोटा एच कट ए कोमा एच होता है। अब ये कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है कि उसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा, मतलब डी अपॉन डी टी क्या होगा, जीरो होगा। अब आयोटा एच कट डे को मैं पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ये लिख सकता हूँ क्योंकि आयोटा एच कट का डिफरेंस होता है,
तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पॉइजन वैक्यूम ऑफ ए और एच लिख सकता हूँ। तो डी ए अपॉन डी टी यदि कॉन्स्टेंट मोशन है तो जीरो होगा, तो ए और एच जो होता है वो जीरो होगा। अब एल एक्स कॉन्स्टेंट है तो एल एक्स डॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो एल एक्स कोमा एच का जो पॉइजन ब्रैकेट होगा हैमिल्टोनियन के साथ वो जीरो होगा। एल वाई डॉट का यदि एल वाई का एच के साथ हैमिल्टोनियन जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो जीरो होगा। इसी प्रकार पी जे डॉट का पी जे का एच के साथ जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो जीरो होगा। एंगुलर मोमेंटम एलजेब्रा से एल एक्स एल वाई जो होता है उसका पॉइजन ब्रैकेट एल जेड होगा, एल वाई एल जेड जो होता है उसका पॉइजन ब्रैकेट एल एक्स होगा, और एल जेड एल एक्स का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है एल वाई निकलता है। वहाँ पर आयोटा एच का निकलता था तो तुम कम्यूटेटर कर सकते क्वांटम में, और मैंने बताया था आयोटा एच का डिफरेंस होता है दोस्तों, आयोटा एच का हट जाएगा। सीधी सी बात है, जो तुम कम्यूटेटर रिलेशन करते थे ना, सेम टू सेम चीज़ है, जो वहाँ पर जो चीज़ें निकलती है वो सेम टू सेम है, बस आयोटा एच कट वो यहाँ पर वन पुट कर दो, वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटर बाई आयोटा एच का इज इक्वल टू पॉइजन होता है, सीधी सी बात। एल एक्स और एल वाई आर द कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, तो एल एक्स और एल वाई इज इक्वल टू एल जेड, एल जेड मस्ट ऑल्सो बी द कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, तो एल एक्स डॉट इज इक्वल टू जीरो। देयर फॉर द ऑल थ्री कंपोनेंट, मतलब एल एक्स और एल वाई, एल जेड क्या है कॉन्स्टेंट मोशन है, एल एक्स और एल वाई कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन है, तो इससे जो कॉन्स्ट आएगा कॉन्स्टेंट आएगा, तो एल जेड भी तो कोई कॉन्स्टेंट हो जाए, क्योंकि एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल जेड का फंक्शन रहेगा, तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंट है, तो एल जेड कॉन्स्टेंट होना पर है, तो एल एक्स डॉट जो होता है वो जीरो होगा कॉन्स्टेंट होते ही। देयरफॉर ऑल थ्री कंपोनेंट एल एक्स एल वाई एल जेड जो तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो एल वेक्टर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, क्योंकि एल वेक्टर में क्या होता है एल एक्स आई के प्लस एल वाई जे के प्लस एल जेड के। अब पी वेक्टर को भी कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन प्रूव करना, तो पी जेड अपन को बताया कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन है, तो एल एक्स का पी एक्स के साथ पी वाई होता है, एल वाई का पी जेड के साथ माइनस एल वाई का पी जेड के साथ माइनस पी एक्स होता है। तो नाउ अप्लाई द पॉइजन ब्रैकेट, एल एक्स एंड पी जे आर द कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, तो पी वाई इज ऑल्सो द कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, ओके नो प्रॉब्लम। सिंस एल वाई एंड पी जे आर द कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, तो एल वाई और पी जे इज माइनस पी एक्स, तो मस्ट ऑल्सो द कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, तो एल एक्स पी एक्स पी वाई और पी जेड भी कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन हो जाएंगे, तो पी वेक्टर इज कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, सीधी सी बात है, रिलेशन है एल एक्स और पी एक्स, एल वाई और पी जेड कॉन्स्टेंट मोशन, तो पी एक्स भी कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पी एक्स कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन और एल एक्स कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन है, तो पी वाई भी कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार पी जेड तो पहले से ही था मेरे भाई, था नहीं था, अरे मेरे दोस्त था या नहीं था, था ना, बस यही तो चीज़ चाहिए। अब ये चीज़ करना है, चौथा क्वेश्चन, शो करना राइटली द यूजिंग द सिमेट्रिक कंडीशन एट द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू। 4 और 5 क्वेश्चन बचे हैं, इससे पहले 4 क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इससे 5th क्वेश्चन बता देता है मैं आपके लिए पहले, फिर अपन 4 क्वेश्चन को करेंगे। इजी है दोनों के दोनों, आपको बस कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन आएगा। देखो कैनोनिकल जो आपको पता होना चाहिए कि पी और क्यू का जो पॉइजन ब्रैकेट होगा विद रेस्पेक्ट टू पी और क्यू इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। पी और क्यू का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है ये जो होता है 1 होता है फॉर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, पॉइजन ब्रैकेट जो होता है वो 1 होता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और पी का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है पी क्यू के रेस्पेक्ट में वो 0 होता है। इसी प्रकार क्यू का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है पी क्यू के रेस्पेक्ट में वो भी 0 होता है, बात आई नहीं आ रही। और पी क्यू का जो पॉइजन ब्रैकेट होता है विद रेस्पेक्ट टू पी और क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल पी अपॉन डेल स्मॉल पी और डॉट प्रोडक्ट डेल क्यू अपॉन डेल क्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल क्यू डॉट डेल क्यू अपॉन डेल पी, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। देख इस प्रकार सेम टू सेम इसको पी और क्यू को तो लिखना ही है ऊपर, पी का पी के साथ और क्यू का क्यू के साथ, अब जब माइनस लगाएगा तो पी का क्यू के साथ हो जाएगा और क्यू का पी के साथ हो जाएगा। इस प्रकार से तू
निकाल सकता है। और तेरे को क्यू की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है कितना, सी पी प्लस आयोटा एम ओमेगा क्यू। इसमें क्या बोला गया है कि तेरे को मास एम फॉर कांस्टेंट डिटरमाइन करना द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी सच दैट द फॉलोइंग द इक्वेशन इज डिफाइन द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो तो ओल्ड वेरिएबल क्या थे तेरे पास, पुराने वेरिएबल स्मॉल क्यू और स्मॉल पी, और नए वेरिएबल क्या बन गए तेरे पास, कैपिटल क्यू और कैपिटल पी बन गया। तो तेरे को क्यू और पी दे रखा है, तो उनका जब पॉइजन ब्रैकेट होता है, देख इसको तो इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या क्यू का पी के साथ पॉइजन ब्रैकेट और यहाँ पर स्मॉल क्यू लिया और यहाँ पर स्मॉल इज इक्वल टू 1, जब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या पी का क्यू के साथ कर दे, जब भी सही है। यदि मैं जब इसको इस प्रकार से लिखता हूँ, रुक जा, बहुत सी जगह इस प्रकार से भी लिखा रहता है। यदि ये क्यू और पी का लिखा रहता और यहाँ पर स्मॉल क्यू और पी, तो इसका एक्सपेंशन इस प्रकार से होता है, देखो डेल क्यू अपॉन डेल क्यू, डेल पी अपॉन डेल, हाँ, माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी डॉट डेल कैपिटल पी अपॉन डेल क्यू। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। और क्यू की वैल्यू तुझे गिवन है और पी कैपिटल पी की वैल्यू तुझे गिवन है। कैपिटल पी की वैल्यू तेरे पास सी पी माइनस आयोटा एम ओमेगा और स्मॉल क्यू है। तो तेरे पास पॉइजन ब्रैकेट 1 करना, चाहे पी क्यू का कर या क्यू पी का, दोनों का पॉइजन ब्रैकेट 1 ही होना है। ठीक है, चलो क्यू पी के बारे में बात कर रहा था तो मैं क्यू पी का कर दूँ। तो क्यू पी का पॉइजन ब्रैकेट क्यू पी के साथ या पी क्यू का पॉइजन ब्रैकेट दोनों एक ही बात है, पी क्यू के साथ 1 होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को इसके लिए चाहिए डेल एच अपॉन डेल क्यू का क्यू के साथ रेस्पेक्ट में रिलेशन, सबका डेरिवेटिव वाला पार्ट चाहिए। तो भाई साहब डेल क्यू के साथ करूँगा तो मेरे पास सी आई एम ओमेगा आ जाएगा, आई एम ओमेगा सी आएगा। डेल क्यू का डेल पी के साथ करूँगा तो सी 1 आएगा, तो इसमें सी आएगा। इसी प्रकार डेल कैपिटल पी का मैं डेल क्यू के साथ करूँगा सी माइनस एम ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा एम ओमेगा सी आएगा। डेल पी का डेल स्मॉल पी के साथ करेगा सी 1 आएगा, मतलब सी आएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको पॉइजन ब्रैकेट के अंदर रख देना है। तो पॉइजन ब्रैकेट का फॉर्मूला था कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल पी इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल क्यू का क्यू के साथ पी का पी के साथ, यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो यदि वहाँ पी क्यू लिखा हो तो पी का पी के साथ, क्यू का क्यू के साथ। अब डेल क्यू का डेल पी के साथ कर दे मेरे दोस्त, और डेल पी का डेल क्यू के साथ कर दे, तो इसको लिखा जा सकता है आयोटा एम ओमेगा सी माइनस सी और माइनस आयोटा एम ओमेगा सी इज इक्वल टू, ये बन गया आयोटा एम ओमेगा सी स्क्वायर माइनस का आयोटा एम ओमेगा सी स्क्वायर, मतलब यहाँ से ये प्लस आ जाएगा तो 2i एम ओमेगा सी स्क्वायर बन जाएगा। और ये इक्वल टू 1 है पॉइजन ब्रैकेट से। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके लिए सी की वैल्यू चाहिए। तो पॉइजन ब्रैकेट से ये क्या है, ये पॉइजन ब्रैकेट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 1 होता है, तो 2 आयोटा एम ओमेगा सी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब दोस्त सी स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आयोटा एम ओमेगा आ जाएगी, मतलब सी की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी, इसको माइनस आयोटा अपॉन 2 एम ओमेगा कर देता हूँ, तो सी और की वैल्यू तेरे पास आएगी रूट एम ओमेगा रूट माइनस आयोटा, तो ये आएगी। बट रूट आयोटा की जो वैल्यू होती है, रूट माइनस आयोटा की जो वैल्यू होती है, इस माइनस आयोटा को लिख सकता हूँ माइनस आयोटा पाई बाई 4 का हाफ पावर। इस प्रकार माइनस आयोटा पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोस माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल रूट माइनस आयोटा को, रूट माइनस आयोटा जो है इसको लिखा सकता है 1/√2 माइनस आयोटा √2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाई √2। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, सी की वैल्यू आ जाएगी रूट एम ओमेगा 1 माइनस आयोटा बाई √2।
तो इस प्रकार से सी की वैल्यू जो तेरा क्वेश्चन में चाहिए वो तेरे पास आ गई है, ई माइनस सॉरी आयोटा है। ठीक है, अब क्वेश्चन बी करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपन को पूछ रहा था दोस्तों कि सो द डायरेक्टली यूजिंग द सिमेट्री कंडीशन द ट्रांसफॉर्मेशन क्यू और पी दे रहे अपन को गिवन है, क्यू और कैपिटल पी गिवन है। अब भाई सिमेट्रिक कंडीशन जो होती है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही आती है, तो अपन को ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल प्रूव कर देना, तो वी मस्ट डायरेक्टली वेरीफाई कर देंगे सिमेट्रिक कंडीशन विच इज दैट द फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट इज इक्वल टू क्यू और पी का क्यू का पी के साथ 1 कर दे। इससे तेरा कैनोनिकल प्रूफ हो जाएगा, और कैनोनिकल प्रूफ होते डायरेक्टली वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो सिमेट्रिक कंडीशन को फॉलो करेगा, इससे डायरेक्टली वेरीफाई हो जाएगा। तो मेरे को इसका पॉइजन ब्रैकेट क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास पी और क्यू गिवन है, तो मेरे पास क्यू और पी का फॉर्मूला जानता हूँ विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू, ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल क्यू और कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू डेल पी अपॉन डेल स्मॉल पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी डेल कैपिटल पी अपॉन डेल क्यू। तो भाई मेरे को गिवन क्या है, गिवन कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल क्यू गिवन है log 1 अपॉन क्यू साइन पी, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 अपॉन क्यू साइन पी। तो log साइन पी माइनस log क्यू यहाँ पर मैं log क्यू करते हैं, डिवाइड का फॉर्मूला हो गया ना दोस्तों। इसी प्रकार कैपिटल पी गिवन है, किसी प्रकार कैपिटल पी क्या गिवन है, क्यू कोट स्मॉल पी। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल पी log साइन पी माइनस log क्यू, मतलब log एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन एक्स होती है, तो 1 अपॉन साइन पी 1 अपॉन साइन पी और साइन पी का क्यू के साथ, मतलब साइन डेल पी का डेल क्यू के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है तो क्यू का जैसे 0 होगा ऐसा नहीं, सीधी सी बात। साइन पी तो एक प्रकार से कांस्टेंट होगा ऐसा नहीं ना, तो इसको डायरेक्टली 0 कर देता हूँ, माइनस 1 अपॉन क्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1 अपॉन क्यू। डेल क्यू का डेल पी के साथ क्या होगा, डेल क्यू का डेल पी के साथ क्या होगा 1 अपॉन साइन पी, और साइन पी का करें तो कोस पी, तो कोस पी अपॉन साइन पी मतलब टेन पी बन जाएगा। डेल कैपिटल पी का डेल स्मॉल क्यू के साथ होगा कोट पी, बाहर निकल जाएगा तो कोट पी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, डेल कैपिटल पी का डेल स्मॉल पी के साथ करें तो डेल स्मॉल पी क्यू कोट पी, तो क्यू बाहर निकलेगा, कोट पी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर पी, तो माइनस कोसेक स्क्वायर पी। तो मैं डायरेक्ट इस पॉइजन ब्रैकेट वाले फॉर्मूले में इसको रख सकता हूँ, क्या था मेरा, डेल क्यू अपॉन डेल स्मॉल क्यू डेल पी अपॉन डेल पी माइनस डेल क्यू अपॉन डेल पी डॉट डेल पी अपॉन डेल क्यू। तो इसमें रखने में माइनस 1 अपॉन क्यू माइनस क्यू कोसेक स्क्वायर पी माइनस कोट पी आ गया, और यहाँ पर भी कोट पी आ गया, मतलब क्यू बाई क्यू, मतलब क्यू से क्यू कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मतलब कोसेक स्क्वायर पी माइनस कोट स्क्वायर पी, तो माइनस कोसेक स्क्वायर पी और कोट स्क्वायर पी क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पी का स्मॉल क्यू और कैपिटल पी के साथ क्या हो गया, पी के साथ पॉइजन ब्रैकेट क्या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो अपन तो सिंस द पॉइजन ब्रैकेट क्या होगा, 1 हो गया, द ट्रांसफॉर्मेशन इज अ कैनोनिकल, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा मेरे पास दोस्तों, कैनोनिकल हो जाएगा। तो ये ऑल्सो द सिमेट्री कंडीशन को फॉलो करेगा, कैनोनिकल हो गया तो या ऑल्सो द फॉलो होगा सिमेट्री कंडीशन। इस प्रकार 2, 11 और 12 का अपन ने सॉल्यूशन कर लिया दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, थैंक यू।